हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और कल की क्लास में हमने आपको चार्ज की डेफिनेशन आपको बता दी थी कि चार्ज क्या होता है। आज हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हम चार्ज के टाइप्स सीखेंगे कि चार्ज के टाइप्स क्या हैं, चार्ज की यूनिट देखेंगे, डायमेंशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के आप बैठिए और ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको चार्ज की डेफिनेशन बता दी थी। आपको पता है कि चार्ज जो है वो क्या होता था। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी मैटर की विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। यहां आपको पता है बेटा कि एवरी एटम, ये कोई एटम है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है उस पर चार्ज नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जिस उस एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स यहां पर हम यदि देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बेटा, बराबर है। तो ये एटम जो है ना, ये एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मुझे बॉडी को चार्ज करना है तो हम बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। एक चीज और ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से जो मूव करता है चार्ज वो कौन सा करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन करता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट पार्टिकल्स है। दैट्स वाई जो है हमेशा हम जो मूव कराएंगे ना वो किसको कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो न्यूट्रल है, अब हम इस बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इस बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, इसकी न्यूट्रलिटी को रिमूव करके, न्यूट्रलिटी को रिमूव करके हम इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो देखें इधर, पहले केस में मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यानी इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, डेफिशिएंसी कर दी। और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम जब हो जाएंगे तो प्रोटॉन क्या होंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। तो उस बॉडी पर जो चार्ज है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है तक कि इलेक्ट्रॉन जब मैंने इसमें से रिमूव कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन उतने ही हैं। तो क्या होगा कि एक्सिस में जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और बॉडी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज। सपोज जैसे सपोज करें कि इनिशियली इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 ही क्या है बेटा, प्रोटॉन है। हमने यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो कितना होगा, 13 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन से मिलकर के न्यूट्रल, तो बाकी के कितने बचे, 7 प्रोटॉन बचे। तो 7 प्रोटॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है ना बॉडी को क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज करती है। ज़्यादा आपको देखना नहीं है, फालतू की थ्योरी आपको देखनी नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि यदि कोई पूछता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज किस केस में होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बॉडी को क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने डाले इसमें, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डाले। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस में डाले यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉडी क्या होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इस केस में अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो आपको लिखना भी ये नहीं लिखना है, ये लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन
charge has two types. First one is positive charge and second one is the negative charge. पॉजिटिव चार्ज हमने देखा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है बेटा, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। क्लियर ना तक? ये आपको फालतू में ध्यान नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज हैज टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगा और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेगा। क्लियर यहाँ तक? अगला कंसेप्ट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब होती है या चार्ज होती है तो बॉडी का मास जो है वो चेंज होता है। मास कैसे चेंज होगा देखें देर। इनिशियली सपोज हमने माना कि इस एटम का जो मास था वो क्या था बेटा, m। अब हमने इस केस में देखा कि जब मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ बेटा, निकाल रहा हूँ या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस कंडीशन में इसका मास जो है पहले वाले मास के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं कि जो मास है m डैश बोल दे रहा हूं और m डैश जो है पहले के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। यहां पर हम देखें इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए बेटा, ऐड किए हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए तब जाकर के नेगेटिव चार्ज आया है। इस कंडीशन में m डैश की वैल्यू देखें तो m से क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना है कि जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी तो मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर बेटा अदक? अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इस कंडीशन में m डैश जो है वो कम होगा और इस कंडीशन में m डैश जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि इस केस में मास डिक्रीज करेगा और इस केस में मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बात आती है कि सर कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज करेगा। क्लियर है तक? अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैं मास जो कम कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहे हैं। यदि सपोज करें बेटा मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना मास कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना मास कम हुआ, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि यदि मैं यहाँ पर ये देखूँ कि जो मास में जो चेंज आ रहा है कि इंक्रीज और जो डिक्रीज कर रहा है, जैसे सपोज बेटा हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चेंज आएगा डेल्टा m, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना मास में चेंज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। यदि मैंने तीन इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चेंज आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। इसको मैं जनरल कर दे रहा हूँ, यदि मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। तो इतना ही मास कम होगा, इतना ही मास क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो मास में जो चेंज आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज वो कितना आ रहा है बेटा, n इंटू एम के बराबर। यानी कि n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्लियर यहाँ तक? एक बार दोबारा से देखते हैं। इनिशियली हमने जो है एक चीज़ और देखो बेटा कि मैं आपको साथ के साथ रिवाइज कराऊंगा। जो इस वीडियोज को जितनी बार देखेगा उतना आपको रिकॉल होगा, साथ के साथ आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। मैं बोल भी चुका हूँ आपको, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप के थ्रू बताएं या मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि यदि आप इस कोर्स के साथ साथ यदि आप चलोगे तो आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आएंगे बेटा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक आप देखोगे भी। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन जब करेंगे यहाँ पर तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल तक लेकर के जाऊँगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये केवल बोर्ड लेवल के लिए नहीं है। ये सीरीज मैंने आपको बोर्ड प्लस जेई मेंस प्लस नीट ये सबके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट्स भी डालूंगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिक्टेट कर दूंगा कि आप इसको बोर्ड में इस तरह से लिखना है, आपको नीट में आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो तो आपको बेनिफिशियल रहेगा।
तो मैं अभी इसको थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ कि हमने कल से अब तक क्या पढ़ लिया है। 2 मिनट में अभी समराइज हो जाएगा। पहले हमने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होते हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोर्शन जो स्पेशल पॉइंट्स से, वो स्पेशल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट, यदि चार्ज स्टेशनरी है तो कौन सी फील्ड जनरेट करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, यदि चार्ज मोशन में है तो कौन सी फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा इसका, कि यदि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में कांस्टेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कांस्टेंट ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं इसमें कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और साथ के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन क्या था कि जो सोर्स पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स पार्टिकल क्या होगा, आंसर इज एक्सेलरेटेड चार्ज। ओके, इसके बाद में मैंने एक सिंपल सी थ्योरी बताई थी आपको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच वन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आपको छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बताया था। वो स्टोरी क्या थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थैलेस ने क्या किया, एक एम्बर नामक मटेरियल को वूलन क्लॉथ के साथ में रब किया, तो उन्होंने देखा कि उस एम्बर नामक मटेरियल में छोटे छोटे पार्टिकल्स को अटेट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। उस एम्बर नामक मटेरियल को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको चार्ज बताया। चार्ज यहाँ से बेसिकली आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है विच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, फिर आपको यहाँ से लिखना है इसको, ये तो मैंने सिर्फ समझाया कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज हैज टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ऐसे ही लिख लेना है आपको कि जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेगी एंड द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेगा। इन दिस कंडीशन मास जो है वो वेरिएबल होता है, मास चेंज होता है। तो यदि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यदि बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर मैंने बताया कि कितना मास बढ़ेगा, कितना मास कम होगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा वो हम देखेंगे इस फॉर्मूले से, डेल्टा एम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एम ई के बराबर। तो यहाँ तक आपको मैं सोचता हूँ कोई भी किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नाउ अगला हम देखते हैं बेटा इसकी यूनिट एंड डायमेंशंस देखेंगे कि यूनिट और डायमेंशंस जो है वो क्या होंगे। देखो इसकी यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, और इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपने करंट देखा होगा जो कि क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट होता था। तो एक यूनिट यहाँ से हम देखेंगे कि आई जो है ना वो कितना होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से हम देखें तो चार्ज जो है वो कितना होगा, Q = I/T। ठीक है, जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है ना वो क्या है बेटा, Q जो है वो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है। तो फर्स्ट हम इसकी यूनिट इससे देखेंगे। पहली यूनिट I क्या होता है, एम्पियर, टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर × सेकेंड इज द फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सेकेंड नॉर्मली हम कम यूज करते हैं। सेकेंड यूनिट जो है इसकी जो है वो कौन सी है, कूलाम। हम बेसिकली इसे ही यूज करते हैं। और ये यूनिट जो है इसकी कौन सी है बेटा, SI यूनिट है। ठीक है,
सेकंड, आपको सीजीएस यूनिट देखनी है। सीजीएस यूनिट इसकी दो होती है, ठीक है। एक होती है बेटा ESU, यानी कि ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है बेटा स्टैट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो स्टैट कूलम होती है। एंड एक यूनिट जो है इसकी EMU में होती है। EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है और इसमें इसकी यूनिट जो होती है वो होती है बेटा एप कूलम, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि चार्ज की जो यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट कौन सी? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड नॉर्मली कम यूज करते हैं। सेकेंड जो यूनिट होती है कूलम, ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसकी दो होती है, एक ESU यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो कि स्टैट कूलम होगी, और एक EMU जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी, एप कूलम, ठीक है। यहाँ पर हम जो बेसिकली सीजीएस जो यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो स्टैट कूलम हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपको नोट डाल के मैं आपको लिखा रहा हूँ, रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि 1 कूलम जो है इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, विच इज आल्सो इक्वल टू 1/10 एप कूलम। ये इनमें रिलेशन है, पूछ लेता है कभी कभी कि 1 कूलम इक्वल टू कितने स्टैट कूलम होते हैं। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है इसी में ही कि जो बिगेस्ट यूनिट है ना चार्ज की, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक चल रहे हैं अभी स्लो चल रहे हैं हम, ठीक है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी होती है? फैराडे। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी है, जो कि कौन सी है बेटा? फैराडे। आपको देखना है रिलेशन कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम, ठीक है। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ यूनिट और देखनी है, जिनको मैं अदर यूनिट के नाम से ही बता रहा हूं आपको। ये होती है बेटा मिली कूलम, सेकेंड है बेटा माइक्रो कूलम, थर्ड है नैनो कूलम एंड फोर्थ है पिको कूलम, ठीक है। दोबारा से देखो, पिको कूलम, ठीक है, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनकी नोटेशंस जो है आपको बता दिए हैं, इनकी कन्वर्जन देख लें। 1 मिली कूलम, मिली में होते बेटा -3, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। माइक्रो में होते हैं बेटा 10⁻⁻6, नैनो में होते हैं 10⁻⁻9 एंड पिको में होते हैं 10⁻⁻12 कूलम, ओके। तो ये जो है आपको यूनिट्स जो है वो ध्यान रखनी है कि यूनिट्स जो है वो क्या हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से नोट कर लेना है यूनिट। उसके बाद में मैं डायमेंशंस अभी बताऊंगा। तो ये क्या है बेटा? यूनिट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यूनिट जो है वो क्या है इसकी। क्लियर है तक? एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं इसको। तो एक बार रिकॉल करते हैं। तो यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पियर इंटू सेकेंड। और दूसरी यूनिट जो है इसी को हम कम यूज करते हैं, कूलम हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो सेकेंड यूनिट क्या होगी? कूलम। सीजीएस यूनिट इसकी दो होती हैं, एक होती है स्टैट कूलम और एक होती है एप कूलम। इनमें आपको रिलेशन भी देखने हैं। रिलेशन क्या है बेटा? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम विच इज आल्सो इक्वल टू 1/10 एप कूलम। क्लियर है तक? नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो बिगेस्ट यूनिट है चार्ज की वो कौन सी है बेटा? फैराडे है। ठीक है, याद रखना है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होते हैं। ये भी आपको रिकॉल करना है। अदर यूनिट जो है वो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली बोले तो 10⁻⁻3, मिली बोले तो 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और पिको 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये यूनिट का वर्जन है, आपको ध्यान से देखना है। नाउ
अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि डायमेंशंस का है। डायमेंशन देखें, और डायमेंशंस का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका स्कूलिंग लेवल का भी एग्जाम हो, डायमेंशंस आपको बेसिकली देखनी ही है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मुझे नहीं पता कि आपका 11th का बेस कैसा है, ठीक है, 11th के बेस में आपको डायमेंशंस निकालना आता है या नहीं आता, आई डोंट नो। यदि किसी भी स्टूडेंट को डायमेंशंस निकालने में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को बता दें कि सर हमें डायमेंशंस निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक क्लास ले लूंगा इसकी, जिससे कि आपको डायमेंशंस जो है वो निकालना आ जाएगा। सिर्फ ओनली मैं 12 डायमेंशंस आपको लर्न कराऊंगा, उन 12 डायमेंशन की हेल्प से सभी डायमेंशंस, जितनी भी डायमेंशंस हैं वो आपको आ जाएंगी। तो आप मेरे को इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको डायमेंशंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं उनको सिर्फ 12 डायमेंशंस लर्न कराता हूँ और उन 12 डायमेंशंस की हेल्प से सभी डायमेंशंस वो फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, यदि आपको इस तरह से कोई डाउट है तो लेट मी नो। तो डायमेंशंस देखते हैं यहाँ पर। तो डायमेंशंस हमने देखा कि चार्ज की निकालनी है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है, आई इंटू टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या है, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, इसका डायमेंशंस ए, और टाइम का क्या होगा, टी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशंस है वो ए होता है और टाइम का डायमेंशंस टी होता है। तो चार्ज की डायमेंशंस क्या हो गई, 80। तो चार्ज की डायमेंशंस 80 हो चुकी है। तो ये हमारा यूनिट और डायमेंशंस का पोर्शन था, ठीक है बेटा। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो चार्ज की प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी, चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद में हम छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स करेंगे कि एक कूलम में कितने चार्ज होंगे, या इस तरह से जो भी देखेंगे, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कुछ प्रॉपर्टीज आज देखते हैं, कल मैं इस प्रॉपर्टीज को खत्म करा दूंगा और कल ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखनी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज चार्ज की जो है, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है ना वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए आपको कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड वन हम देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी कि मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज के टाइप कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। क्लियर है तक। तो यहां ये बोलता है कि जो लाइक चार्जेज है ना, लाइक चार्जेज क्या होते हैं, लाइक चार्जेज है बेटा जो सेम चार्ज है, प्लस माइनस माइनस। जो लाइक चार्जेज है ना वो क्या करते हैं बेटा, रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्जेज जो है वो क्या करते हैं बेटा, रिपेल टू ईच अदर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर while unlike charges जो है वो कौन कौन से हैं, जो डिफरेंट होंगे, प्लस कॉमा माइनस या माइनस कॉमा प्लस। जो अनलाइक चार्जेज जो होते हैं ना ये क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि
चार्जेस जो है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, एंड सेकंड जो है वो कौन सा है, लाइक चार्जेस जो है वो आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये इसकी क्या है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो पहले ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये क्या बोलता है कि चार्ज जो था ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। चार्ज जो है ना वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसलिए होता क्या है, सो विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि यदि कोई बॉडी चार्ज है, यदि कोई बॉडी क्या बेटा चार्ज है, जैसे कोई बॉडी है और ये बॉडी क्या बेटा चार्ज है प्लस, तो डेफिनेटली इसका क्या होगा बेटा, मास होगा। ठीक है, डेफिनेटली इसका क्या होगा, मास। लेकिन यदि कोई बॉडी मासिव है, यानी इसका मास कितना है m, तो जरूरी नहीं है ये बॉडी क्या हो बेटा, चार्ज हो। चार्ज हो भी सकती है और चार्ज नहीं भी हो सकती है। समझ में आया? तो ये कंडीशंस क्या है कि ये चार्ज जो है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, सो दैट जो मास है और जो चार्ज है उनमें हम रिलेशन की यदि हम बात करें तो चार्ज जो है, यदि बॉडी चार्ज है तो डेफिनेटली मास होगा, और यदि बॉडी मासिव है तो जरूरी नहीं है वो क्या हो बेटा, चार्ज हो। तो इस तरह से हम इस तीसरी प्रॉपर्टी को अभी हम लिख सकते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा बेटा, देखो इधर आप लिख सकते हैं साथ के साथ, चार्ज इज, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज एन इंट्रिंसिक property, intrinsic property of matter which, yeah, so that without mass, so that without mass charge is not possible, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या था बेटा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सो दैट विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कि जो यदि मास नहीं है, ठीक है, तो मासिव यदि है बॉडी तो उसका चार्ज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन यदि बॉडी चार्ज है तो उसका डेफिनेट क्या होगा बेटा, मास होगा। यानी कि बोल रहा है कि विदाउट मास, मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है। यदि कोई बॉडी चार्ज है तो उसका डेफिनेट क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम अगली वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।